अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं मारिया राना। नाज़रीन, दुबई सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया हुआ है। अब आगे चलकर बात करेंगे, इंतखाबात वक्त पर होंगे, ताख़ीर का शिकार होंगे, निगरान सेटअप कैसा होगा और जिस तरह से GD और JUIFA के दरमियान इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा JUIFA मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, उनके अलावा हमारे साथ मौजूद है सायरा बानो रहनुमा GD और साथ में शहजाद सईद चीमा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 13 इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन दुबई में जो बातचीत हो रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो 2 जमातों में हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तो बाकी जमातों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो आप पीपल्स पार्टी के अहबाब से करते या मुस्लिम लीग वाले से तो वो बेहतर जवाब देते। असल में आपने सुना है ना, हिस्सा बकदर जुस्सा, तो उनका हिस्सा भी बड़ा है और जुस्सा भी बड़ा है, तो चीज़ें तो वो तय करेंगे। और हम इस हुकूमत में पार्टनर हैं ज़रूर, लेकिन गालिबन उन्होंने दरखोर एहतराम नहीं समझा होगा, इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी होगी, तो इसलिए हम दुबई में तो नहीं थे। अलबत्ता जब हमने इसकी शिकायत की तो फिर यहाँ हमें एतमाद में ले लिया गया है, तो अब बाहमी एतमाद में है और उसका आपको अंदाज़ा है कि वो कमेटियाँ भी बन गई हैं मुज़ाकरात के लिए। तो निगरान सेटअप के लिए असल किरदार तो हिज़्ब इख्तिलाफ का कायद और हिज़्ब इक़्तिदार का कायद बाहमी इत्तेफाक से जो नाम तय करेंगे वो आ जाएंगे वज़ीर आज़म निगरान के लिए। लेकिन ये कि गैर रस्मी गुफ्तगू और गैर रस्मी मुशावरत, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे ख्याल से हो रही है, इसलिए कोई बेचैनी की बात नहीं है। हम बाहमी एतमाद में हैं और जो निगरान सेटअप आएगा वो बाहमी से आएगा इंशाअल्लाह। शहजाद चीमा साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसमें बाकी जमातों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? दुबई में मुलाकातें और ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? हेलो जी जी, शहजाद साहब सुन पा रहे हैं? जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आई। आप रिपीट कीजिएगा काइंडली। सर, ये जिस तरह से मुज़ाकरात हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, वहाँ पर 2 जमातें जाती हैं, उन्हीं के दरमियान सारे मामलात तय हो रहे हैं और सुना है कि JUIFA को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, दुबई में यकीनन मुज़ाकरात का एहतमाम हुआ, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हमारे प्रेसिडेंट सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब का इंतहाई एतमाद का और इंतहाई पायदार खूबसूरती का रिश्ता है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। तो हमारी तरफ से तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वहाँ पे जो भी डायलॉग हुआ होगा वो मौलाना साहब की मुशावरत उसमें शामिल नहीं होगी। मौलाना साहब की आवाज़ हमारे लिए बड़ी मुकद्दम, उनकी मुशावरत सलाह साथ बड़ा मुकद्दम। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी वो नहीं करता कि जी वहाँ पे JUI को माइनस करके या इनसे किसी भी चीज़ की कोई छुपाने के हवाले से अगर मैं बिल्कुल प्योरली एक लोकल वर्ड यूज़ करूँ तो ऐसा कतई नहीं है। और अगर कोई छोटी मोटी बदएतमादी की फिजा कहीं पे कायम हुई तो वापस आके वो दूर हो चुकी है, वो फिजा बदएतमादी की सड़ चुकी है और चीज़ें दोबारा से फिर उसी एतमाद और उसी मजबूती के साथ पेशरफ्त की तरफ सियासी और क्या है आपका इंटरम अरेंजमेंट के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से दोबारा वो सफर शुरू हो चुका है। अच्छा शहजाद चीमा साहब, मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? क्योंकि इससे पहले भी खबरें आती रही हैं कि मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी शहबाज शरीफ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालिबात हैं? जी सटीक तौर पे तो जो चीज़ सामने अल्फाज में या थोड़े रवैये में दिखी, अंदरून का तो मैं उस पर रोशनी नहीं डाल सकूंगा, लेकिन जो बज़ाहिर जो दिखा है उसमें मुशावरत का आंसर और एतमाद की कमी का आंसर यकीनन मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और उनके रवैये में उसकी बाकायदा तौर पे एक वाज़ेह झलक नजर आई। उसके अलावा जो अगली मुस्तकबिल की चीज़ें जो जमहूरियत की पायदारी और मजबूती की खातिर
اگر دو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا حصہ پا مطابق جو سب میں وہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو بینگ اے نیشنل پارٹی اور بینگ سیکنڈ لارجسٹ ان دی نیشنل اسمبلی، تو اس لحاظ سے مولانا صاحب کا جمہوریت میں ان کا بہت زیادہ مقام ہے اور بہت زیادہ ان کا حصہ ہے پارلیمان کے حوالے سے، اس کی مضبوطی استقامت کے حوالے سے اور آئین کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، تو وہ یقیناً ان کی تھوڑی بہت مولانا صاحب کی طرف سے اس پہ اظہار ہوا ہے، جو کہ اظہار مستقبل میں اب نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اچھا چیمہ صاحب، کہا جاتا ہے، رومرز ہیں بلکہ، کہ مولانا صاحب اسمبلی کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں تقریباً 1 سال۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گی، اس کے بعد مفتی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی، ایسا کچھ ہے؟ جی میرے علم میں قطعاً یہ نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب کبھی بھی اس میں تو اوپنلی کہوں گا غیر آئینی خواہش کو وہ کبھی بھی اس چیز کے حق میں ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اس اسمبلی کی مدت اس کی نہیں، سابقہ اسمبلی، اس سے پچھلی اسمبلی یا اس سے آگے آنے والی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی جمہوریت میں کوئی بھی اسمبلی اس کی کسی غیر آئینی 1 دن کے اضافے کے بھی حق میں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، اور آئین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے 5 سال کے ٹینیور کو پورا ہونے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سابقہ ادوار میں بھی حق رہا، اور آگے کی بھی ضامن جون سی ہے جمہوری تسلسل کو قائم رکھنے کی، وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور رہے گی۔ ٹھیک ہے، سائرہ بانو صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم میں اب آگے کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اتحاد برقرار رہے گا یا الیکشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اتحاد؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت پر جھگڑا ہو سکتا ہے، کیا کہیں گی؟ السلام علیکم، صحیح کہا، اس کو اتحاد میں کہنا چاہیے، گٹھ جوڑ کا لفظ استعمال زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اتحاد تو بڑا پیارا لفظ ہے نا، اس میں متحد ہو کے آپ ملک و قوم اور عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں، جہاں اپنی چیزیں ہوں تو اس کو گٹھ جوڑ کہا جاتا ہے، اتحاد نہیں کہا جاتا۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ الگ الگ ہوں گے، لیکن یہ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ پھر یہ عوام کے پاس بیانیہ کون سا لے کر جائیں گے، اور اگر الگ الگ ہوئے تو وہی بات ہے نا کہ پھر وہ حکومت تو ہر کو چاہیے نا، اقتدار ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، تو وہ پھر وہ حصہ نہیں ملے گا، تو شاید یہی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو الیکشن لڑیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس کی گورنمنٹ بنتی ہے، کیونکہ 2 جماعتوں نے تو اپنا اپنا وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا، تو پھر کس پلڑے میں کون بیٹھے گا، کس کا پلڑا بھاری کرنا ہے، وہ کہتے ہیں نا سیاسی جھگڑو پھرے گا، نمبر گیم ہوگی، نمبر کس کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن سائرہ بانو صاحب، اگر انہوں نے ڈکلیئر کر بھی دیا ہے تو فیصلہ تو عوام کرے گی نا کہ کون کس کو لے کے آنا ہے وزیر اعظم، یا پھر ایسا نہیں ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، عوام بیچاری ہے کہاں، حالانکہ ہمارے سپہ سالار صاحب نے کہا کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ عوام ہے، اور جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ چیخ چیخ کے دہائی دے رہی ہے کہ اب جینا مشکل ہو چکا ہے، تو جو عوام فیصلہ کرے گی، اگر عوام کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا حق دے دیا جائے اور بالکل عوام کے فیصلے کو منو ان تسلیم کر لیا جائے، تو یہ تو کہیں بھی نہیں دکھیں گے کہ جو مہنگائی کا عالم کیا ہے، یہ 7.5 روپے یونٹ بڑھا ہے، اور جو ہر کھانے پینے کی اشیاء بڑھی ہیں، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے جو قرضے لے کے جو ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، جو اربوں روپے کی گاڑیاں بیوروکریسی کو دے دی ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اب خدا جانے وہ اگلے الیکشن کے لیے ٹوکن منی ہے یا کیا ہے، تو عوام کا فیصلہ تو عوام کی طرف سے تو نہ ہے۔ اگر بالکل بلا خوف و خطر کسی کا دباؤ، کوئی خاندان کا دباؤ نہ ہو، ذاتوں کا دباؤ نہ ہو، کسی کی نوکری کا دباؤ نہ ہو، تو عوام تو اپنا فیصلہ ان کو 1 منٹ میں بتا دے، بھاگنے کی جگہ نہ ملے گی۔ چیمہ صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی 7 روپے یونٹ بڑا ہے، بڑی تکلیف ہے، ہم بھی عوام ہیں، اور ہم بھی مڈل کلاس، پاکستان پیپلز پارٹی تو موسٹلی مڈل کلاس ہے، اور عام مزدور محنت کا طبقے کی نمائندگی کی جماعت ہے، میں تو اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں، بالکل باعث تکلیف ہے، جو چیز غلط ہے، جو عوام کے سینے پہ ایک بھاری پتھر، ایک بوجھ ہے معیشت کے حوالے سے،
वो बिल्कुल है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आप बिल, सेहत, फ्यूल, एनर्जी, इन सब के दरमियान इतना फंस चुके हैं एक आम इंसान, एक सफेद पोश इंसान, आम मेहनत का से हम थोड़ा सा अगर कैटेगरी को सोशो इकोनॉमिक को ऊपर करें तो सफेद पोश इंसान जो सा मिडिल क्लास, उसके लिए जिंदगी दोबर हो गई है, जीना मुहाल हो चुका है, ये हकीकत है। लेकिन अब इसको मैं सबका दौर की तरफ लेके जाऊं तो उस बहस का फायदा नहीं है। और आवाम भी ये नहीं समझेगी कि साबिका दौर में क्या हुआ। ज़ाहिर है वो तो यही कहेंगी ना कि आप गवर्नमेंट में हैं, आपका ये काम है कि आप रिलीफ दें। मैं इस पे इसीलिए जिक्र ही नहीं करना चाहता। मैं मौजूद शुरका बैठे हैं, उनका भी कीमती वक्त है हम सबका, तो मेरा तो उसमें सिर्फ ये है कि अब हाल की घड़ी इस वक्त बजाय कि किसका पल्ला भारी, कौन सी सियासी जादूगरी अब होनी है, सबसे अहम चीज इस वक्त ये है जो हमारे रजाई साहब ने और चेयरमैन साहब ने ये एक फार्मूला टेबल की है, और वो टेबल ये की है कि हाल की घड़ी सारी चीजें अपनी अपनी बाकी चीजों को पीछे छोड़कर सारे इकट्ठे मिल के बैठ के इस रियासत को इस मुआशी बहरान से, इस सियासी बहरान से, इस अदम तहफ़्फ़ुज़ के बहरान से निकालने के लिए खुदारा इकट्ठे हो जाइए। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इत्तेहादी जमातें सारी हैं, इक़्तिदार के मज़े सारे ले रहे हैं, लेकिन जब महंगाई की बात आती है तो उसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत ही नहीं है, जिसकी हुकूमत है ये उसकी ज़िम्मेदारी है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमारा ख्याल तो ये है कि क्रेडिट को भी तकसीम होना चाहिए और डिसक्रेडिट को भी तकसीम होना चाहिए। अगर ये फूलों की सेज है तो भी मुश्तरका है, और अगर ये खार है कांटों की तो ये मुश्तरका है। अपने अपने हिस्से के मुताबिक और अपने अपने कारगुजारी के मुताबिक तो सबको उठाना होगा। और अगर हम कहें भी ये हम जिम्मेदार नहीं है, हम छोटी पार्टी है, तो आवाम तो समझती है। बहरहाल इसका इकनॉमिक इशू का जो स्टेक होल्डर है वो बिलाशक मुस्लिम लीग नून है, और उसके जो पार्टनर हैं वो हम भी हैं, पीपल्स पार्टी भी हैं, तमाम शरीक जमातें हैं। मेरा ख्याल है कि हकीकत ये है कि हमको ये बोझ एक साथ उठाना होगा तो जाके हम बयानिया दुरुस्त बैठेगा। नहीं, जिस तरह से चीमा साहब भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? क्योंकि नून लीग से अगर पूछें तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं है। जब नेक्स्ट इक़्तिदार में हम आएंगे, हमारी हुकूमत होगी, तो फिर हम इसके के लिए कोई प्लान बनाएंगे। तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है इस कोalition गवर्नमेंट में? मुफ्ती साहब। सबकी है। नहीं, मैं कहता हूँ सबकी है। मेरे जवाब का बार आपने नहीं सुना। जो लोग इस हुकूमत में शामिल हैं वो सब जिम्मेदार हैं। इस बोझ को ज़्यादा तो मुस्लिम लीग नून उठाएगी, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है और हम भी जिम्मेदार हैं। इसमें किसी ने इखलाकी हिमायत की तो वो भी जिम्मेदार, और किसी के MNAs हैं और वो वज़ीर बने हैं तो भी वो जिम्मेदार हैं। पूरी गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, कोई आदमी इसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, बाकी पैनल में मौजूद दो मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हमारे साथ ही रहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक ऐड कर लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद सायरा बानो साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म ने निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी है। वही अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, जिनके बारे में ऑन रिकॉर्ड वो ये कह चुके हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन से नून लीग की टिकट से मैं लड़ूंगा। क्या कहती हैं, जमहूरियत के साथ ये मजाक नहीं है? आपने सवाल भी खुद ही कर लिया, जवाब भी खुद ही दे दिया, तो अब तो ये सवाल बनता ही नहीं है। वो जमहूरियत के साथ मजाक, तो देखिए जमहूरियत तो थी नहीं ना। आपने पिछले 75 साल तारीख उठाकर देख ले, जमहूरियत कहीं भी नहीं। हम लोग राग जरूर अलापते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस राग में तानसेन वाली नहीं है कि हम कहीं आग लगा सके। ऐसी सो कॉल जमहूरियत है, वो आप खुद ही देख लीजिए। क्या आपने खुद ही कहा, तो हम सबको भी पता है, बरमला हमारे सामने भी कह चुके हैं कि उनका नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो नून लीग के टिकट पर होगा। तो आप मुझे बताएं मतलब कैसे वो नाम दे सकते हैं? और सवाल बहुत सारे एंकर पूछ चुके हैं और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि ये सवाल बनता ही नहीं है। यानी कि आपके अपने प्रोग्राम का वो क्या कहते हैं, सच्ची में आप मैं लफ्ज बोलूं तो कैलिबर ही नहीं है। ये सवाल अपना कैलिबर डाउन होता है।
ये सवाल पूछने से कि अपोजिशन लीडर क्या करेंगे। तो अपोजिशन लीडर क्या करेंगे? क्या वो अपना नाम देंगे और उसके ऊपर स्टैंड लेंगे? जो 25-26 का ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है, उसमें से एक ये नहीं है, 8-10 लोग हैं जो नून लीग की टिकट पे उन्होंने कहा है, और कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी ने ज्वाइनिंग भी दे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप उनकी बात छोड़े, हमारे पार्लियामानी लीडर चले गए पीपल्स पार्टी में। क्या कहेंगे? मैं ही वहाँ पे कारकुन हूँ, मैं ही वहाँ पर पार्लियामानी लीडर हूँ। तो मैडम, आपको कोई ऑफर नहीं हुई किसी जमात की जानिब से, या आपने अपना खुद ज़हन बनाया हो कि मैं नेक्स्ट किसी और जमात में चली जाऊँ, किसी इससे भी बड़े ओहदे पे? नहीं, कोई नहीं। आपस में ऐसे बातचीत तो हर मजाक में होती है, लेकिन मेरी जो जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल है, यहाँ पर हमारी जो फैमिली है वो तकरीबन मेरे ख्याल में जो सूर्या बादशाह, उनसे भी पहले से पीर साहब के फॉलोअर्स में से हैं। तो जो मुरीद है वो पीरों को नहीं छोड़ते होते। तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी दूसरी पार्टी में जाए, मतलब कि कोई इंडिविजुअल मुंह उठाकर चला जाए। अब पार्टी के इत्तेहाद किससे होते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बहुत से लोगों को पता है, तो इस वजह से ऐसी किसी ने हिम्मत भी नहीं दिखाई। ठीक है चीमा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि नून लीग 90 दिन में इलेक्शन चाहती है, पीपल्स पार्टी 60 दिन में इलेक्शन चाहती है, और असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। बीएनपी का ये मौक़िफ़ है, और एमक्यूएम जो है वो नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन चाहती है। तो ये सारे इख्तिलाफात हैं, ऐसे में हुकूमत किस तरह से राज़ी करेगी इत्तेहादियों को इलेक्शन के हवाले से? देखिए, किताब मजहबी किताब हमारे कुरान हकीम के बाद दुनियावी तौर पर, रियासती तौर पे देखा जाए तो आइन की किताब मौजूद है। उसमें बाकायदा तौर पे हर चीज कैटेगोरिकली क्लियर है। 60 दिन की ऑप्शन भी है और 90 दिन की भी है। ठीक, तो उसके मुताबिक छोटे मोटे 60 हो 90 हो, लेकिन सबसे खुश आइन चीज जो वो कम से कम इस आज की फिजा में मौजूद है कि इलेक्शन होने हैं। लेकिन सर, अब सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल रहती है एंड तक, हमें कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं होती। जब भी इलेक्शन की बात होती कहा जाता है कि होंगे इलेक्शन, ये अभी तक कंफर्म हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन होंगे नहीं या नहीं। अगर होने जा रहे हैं तो कौन सी मतलब आप देख रहे हैं कौन से मंथ में होंगे, और साथ में निगरान सेटअप के हवाले से भी कुछ बता सकें? जी, अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन सुना है काफ लीग को और आईपीपी को भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उनको भी कायल किया जा रहा है, उनको भी नशिस्तों पर एडजस्ट करने के हवाले से तय किया जा रहा है। इसमें कोई सदाकत है? देखिए, अरेंजमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थी, हैं, रहेंगी, हमेशा से रहेंगी। जहाँ पे कमजोर जमहूरियतें होंगी, जिस रियासत में होंगी, वहाँ पर ये चीजें बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हर धर्मी मुकालमे के बगैर ये चीजें नहीं मुमकिन हो सकती। सीट एडजस्टमेंट इज अ सब्सिक्वेंट मैटर ना, इल्हाक अगेन अ सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल मैटर। मतलब इलेक्शन का अनाउंस हो जाता है, तारीखों का तयन भी हो जाता है, तो एक जमात दूसरी किसी जमात के साथ बैठती है, और अगर उनका आपस में किसी भी तनासब पर प्री इलेक्शन कोई किसी मुमकिना फैसले पे पहुंच जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल हो सकता है ना जी। वो भले काफ हो, आईपीपी हो, कोई और जमात हो, किसी और जमात के साथ, हर जोग्राफिया की एक अलहदा डायनामिक्स है, अलहदा रिक्वायरमेंट्स हैं, अलहदा पॉलिटिकल उसकी सिचुएशंस है। किसी को कोई कहीं पे कोई बड़ी जमात सूट करेगी, किसी को कोई और दूसरी जमात सूट करेगी। तो तमाम सियासी लोग हैं, तमाम सियासी काट वाले लोग हैं, तमाम जमातों के सरबराह, वो बैठेंगे और अपने अपने हिसाब किताब के साथ। लेकिन फिर मैं दोबारा अपना एक लफ्ज दोहराऊंगा कि खुश आइंद बात है कि जमहूरी सफर 60 दिन 90 दिन बाद यहाँ तक तो आ गई ना जी। जी कि 5 साल आपकी एक आईनी मुद्दत पूरी करके आपकी ये टर्म अच्छी बुरी कमजोर, कहीं नालायक कहीं लायक, वो लेकिन 5 साल का एक इस्तेकाम के साथ ये होगी। और आप क्या गुफ्तगू हो रही है कि 60 दिन में होंगे कि 9 दिन में होंगे, 5 साल में होंगे या 7 साल वाली की, कम से कम पाकिस्तान उस गुफ्तगू से उसकी जान छूट गई। तो बेहतरी है, छोटे छोटे इंडिकेटर्स है, हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है, बसीयत जमात भी, बसीयत कारकुनान भी,
मौला करम करेगा, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़े से हौसले, वक्त, सब्र की जरूरत यकीनन होगी। सायरा बानो साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे कबल एक प्रोग्राम में हमने फयाजुल हसन चौहान साहब को मदऊ किया था। उनका ये कहना था कि ये जो भी इलेक्शन के हवाले से कि ये नई मरदमशुमारी पर होंगे, ये डिले में जाएगा, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर तय करेगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो ये डिले हो सकता है। आप क्या कह रही हैं? जी, वो कहते हैं ना, कराइन तो यही बताती हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। मतलब जो वो एक फील आती है ना, वो यही है कि अभी तक देखिए कोई नाम पे भी इनका कोई वो नहीं हुआ इत्तेफाक राय कि भाई आपने किसको लेकर आना है। क्या वो आया, क्या कहते हैं उसको, सियासतदान होगा, टेक्नोक्रेट होगा, कोई माशी माहिर होगा, या आजकल हवा चली हुई है कि किसी सहाफी को हम लेकर आएंगे, क्योंकि आजकल तो सहाफी ही मुल्क चला रहे हैं। और आइन और कानून की बात मेरे भाई ने की, तो वो अभी जो उनकी केपीके और पंजाब में गवर्नमेंट चल रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, जिसमें वो साहब वहाँ पर क्या कहते हैं, लफ्ज फिर कट जाएगा कि वालिद मोहतरम का माल समझकर अरबों रुपए की गाड़ियां बांटे जा रहे हैं। तो देखिए, मर्दमशुमारी के लिए ये होता है, ये वो एक ऐसे होते हैं ना, शतरंज के मोहरे होते हैं, कुछ मोहरे बाहर होते हैं, या अगर आप खेल को ले लें तो एम्पायर को पता होता है किस खिलाड़ी को कब खिलाना होता है, किसको नहीं खिलाना होता। तो अभी जो 2-3 जमातें हैं, एमक्यूएम हो गई, जमात इस्लामी हो गई, इनमें से किसी ने भी कोर्ट चले जाना है, पिटीशन दायर कर देनी है कि पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर ये क्यों होंगे। हल्का बंदियों का मसला है। यहाँ पर कराची में इन लोगों ने तादाद लोगों की कम बताई है और सारा कुछ हुआ है। और जो 25 अरब आपके और मेरे टैक्सेस के पैसे और गरीब आवाम के पैसे थे, वो इन लोगों ने किस खाते में, किसका माल समझ के डिजिटल मर्दमशुमारी में उड़ाया है। और वो भी इतनी क्या कहते हैं, उसमें वो नहीं है कि उसके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए। तो ये सारी चीजें होंगी, बस आप देखते जाइए, जैसे जैसे दिन पास आएंगे, वो कहते हैं ना कि फिर तो सींग भी निकलेंगे, कान भी निकलेंगे और दुम भी निकलेगी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि भले कमजोर सी और हिस्से बकदरे जुस्से वाली हुकूमत ही आ जाए, लेकिन ये कि मुल्क की मईशत और वो सालमियत के लिए कोई जमहूरी हुकूमत, भले वो नाम की हो, होनी चाहिए। ये सब चीजें एक वैसे ही मुल्क के हालात ऐसे कमजोर और ना करें, लेकिन ये सब चीजें होंगी। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन होंगी ये चीजें। चीमा साहब, आपका इस पर क्या टेक है? डिजिटल मर्दमशुमारी के हवाले से सायरा बानो साहिबा ने जो अपना एक नुक्ता सामने रखा है, और साथ में नई मर्दमशुमारी के हवाले से एमक्यूएम को तो खासे एतराज़ात हैं, आप क्या कहेंगे? जी, कराची में यकीनन एमक्यूएम को एतराज़ हैं, इंटीरियर में यकीनन पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं, पंजाब में किसी और जमात को एतराज़ात हैं, क्योंकि एतराज़ात के साथ ही ये सफर चल रहा है अब आज के दिन तक। वो पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए या पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात? पहला तो मेरा सवाल ये उठता है जी कि जब एक चीज एक सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम में होने के लिए उसको वो एक जॉब असाइन थी कि डिजिटल मर्दमशुमारी इस टाइम तक होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो पाई? होनी चाहिए थी। होने के बाद फिर वो पार्लियामान में रखा जाता कि जी ये अब आज के रिजल्ट ये, कल के ये, और फिर इलेक्शन कमीशन को साथ बिठा के तो फिर उसकी पॉसिबिलिटीज, उसके इम्कानात के ये इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन की इतनी कैपेसिटी है कि वो इस टेन्योर के अंदर, मतलब ये जो मुतवक्को तारीखें आ रही हैं उस पर करा सके। लेकिन क्यों नहीं डिजिटल मर्दमशुमारी मुकम्मल हो सकी? गलत बात है, होनी चाहिए थी। जब उसके फंड से, उसका प्रोसीजर था, उसका टाइम लाइन डिफाइंड थी, तो हो जाती है, सामने आती। कमीना इलेक्शन कमीशन, आज तो हुकूमत है ना, उसके सामने रख के तो उनकी एज पर देयर कैपेसिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन उस पे आगे फैसला सादर किया जा सकता था कि पुरानी पे होंगे या नहीं पर होंगे। अब चूंकि एक प्रोसीजर ये टर्म मुकम्मल हो गई ना जी, 10 रोज रह गए तो खत्म हो गई, अगले ही टाइमलाइन आपके सामने आ गई। अब इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन हो सकेगा इनसे होना। आइडियल सिचुएशंस में क्या होना चाहिए? आइडियल सिचुएशंस में यकीनन यही होना चाहिए था कि जब आप एक डिजिटल मर्दमशुमारी कर लिए, उसके सामने रख के
कोई इनकैपेसिटेशन का इशू है तो आप उसको इन्हांस करने के लिए कोई एफर्ट कर सकते हैं। ये बहुत पहले ही शुरू कर लेनी चाहिए थी मरदमशुमारी, ये शायद आज से 2-2.5 साल पहले ही मुकम्मल हो जाती, जो कि फिर वही बात के मजबूत जमहूरी तसलसल के दौरान ये सारी चीजें वक्त से पहले सोची जा सकती हैं, सोची जाती हैं, अमल दरामद होता है। लेकिन कमजोर हालात में फिर और इतने सारे मसाइल में मेरा ख्याल है हुकूमतें घिरी होती हैं, कहीं नालायकी में, कहीं नाअहली में, कहीं मुआशी बहरान में। आप लोगों की कोलेक्शन हुकूमत है और आप अपनी हुकूमत में ही कह रहे हैं कि नाअहली और इस तरह के अल्फाज, क्या कहेंगे? मैंने 2.5 साल का जब जिक्र किया तो उसके बाद मैंने नाअहली की बात की थी, 2.5 साल साबका की बात। ठीक है, यही से कंटिन्यू करते हैं, इससे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीमा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ही के रहनुमा सलीम मानवी वाला साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि पीटीआई वाले इंतखाबात में बिल्कुल ही ना हो, लेकिन नून लीग सुना चाहती है कि पीपल्स पार्टी का नामो निशान ही ना रहे। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप ही की पार्टी के सलीम मानवी वाला साहब ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि पीटीआई का नामो निशान ही ना हो आइंदा इलेक्शन में, नून लीग ये चाहती है, क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? जी, हमारी पार्टी किसी भी हो जमात, कोई भी जमात हो, तो सियासी रवैये, सियासी किरदार वाली, सियासी जुबान वाली, सियासी अहलियत वाली जुबान जरूर हो। तो हम तो किसी भी ऐसी सियासी जमात को नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी हवाले से डिस्क्वालीफाई हो या उसका लीडर डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन फिर मैं दोबारा अपने पॉइंट पे जाऊंगा कि फिर वो सियासी जमात और वो सियासी जमात का लीडर हो कि जिसमें सियासी रवैये और रियासत और मुल्क के आइन, इदारे और उसकी पासदारी करने का मिजाज, रवैया रखता हूँ। ठीक है चीमा साहब, वैसे ख्वाजा आसिफ साहब तो आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से भी बातें कर रहे हैं, आपका क्या कहना इस पे, आपकी पार्टी का क्या इस पे मौक़िफ़ है? जी, हमारी पार्टी का बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए आर्टिकल 6 कहता है, बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली आइडेंटिफाई करता है कि आप अगर रियासत के खिलाफ किसी भी मुकाम पर जाएंगे तो फिर आप पे आर्टिकल 6 लागू होता है। साइफर एक डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक रवैया है, एक डेकोरम है कि जिसमें ये चीजें जो आपकी डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस में शुमार होती हैं, आप उनको पब्लिक नहीं कर सकते। जब आप हलफ उठा रहे होते हैं रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव का, सूबाई हो, कौमी हो या किसी भी हवाले से, या इदारे किसी के सरबराह हो, तो फिर आपने उनकी पासदारी भी करनी होती है ना उस हलफ की। उसके मुताबिक कुछ चीजें आपके नेशनल सीक्रेट्स में आती हैं, वो आप अपनी कब्र में साथ लेके जाते हैं, आप उनको जलसों में लहराते नहीं हैं। तो वो ख्वाजा साहब का अगर वो मौक़िफ़ है और उस जिम्रे में देखा जाए तो चीज बनेगी। उसके अलावा इदारों पर हमला जौन सा है, मैं बहसीयत पाकिस्तानी, जमात बात की बात है, मैं पाकिस्तानी हूँ और इस रियासत का शहरी होने के हवाले से मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि आप शोधा की यादगारों को आप आग लगा रहे हैं, आप रियासती इदारों को जाके उन पे हमला कर रहे हैं। जो जहाज आपके दुनिया में जिन पायलट्स का और जहाज़ों का जिक्र तारीख में है फतूहात के लिहाज से, आप उनको आग लगा रहे हैं, ये क्या रवैये हैं? ज़ाहिर है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और ओवरऑल जितने भी सियासी जमातें सब ने इनकी मजम्मत ही की है। सायरा बानो साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साइफर मामला तो है, इस पर वो खेलते भी रहे हैं, अमेरिका ने साजिश की, ये वो सारा कुछ, उसमें पॉलिटिकली माइलेज भी उन्होंने लिया, आवाम को अपनी तरफ खींचा, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगी कि आज़म खान साहब एक काफ़ी अर्सा तक वो गायब रहे, फिर वो अचानक आते हैं और उनका बयान सामने आता है, क्या कहेंगी? आजम खान साहब का देखिए, मैं पहले भी कह चुकी, फिल्म की स्टोरी है, इसमें काफी सारे जोल हैं कि एक बंदा गायब होता है और फिर उसके बाद उसका ज़मीर जागता है और वो आके बता देते हैं। हालांकि वो बहुत पावरफुल सीट पर उन्होंने वो टाइम गुजारा, लोग उनके सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे। बाकी जो बयान हल्फी है, बयान हल्फी साददार साहब ने भी दिया था, और साइफर के ऊपर इतनी सारी मीटिंग्स हुई थी, तो वो किस उसमें हुई थी। वजीर दाखिला साहब का बयान था कि साइफर कहीं नहीं घुमा, साइफर वजारत खारजा में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद इन सब ने इस पे बातें की,
तो अभी वो समझ नहीं आ रही कि किसके दिमाग में क्या था कि इस टाइम पर ये निकाल कर और क्या वो बात करेंगे या ऐसे वो करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। बाकी आर्टिकल 6 में पाकिस्तान में तो भैया गद्दारी और कुफ्र के फतवे तो बस बट रहे होते हैं, किसी को बस पकड़ा दें आप। गद्दारी, कौमी राज, तो फिर पीएम हाउस की रिकॉर्डिंग ना, वो भी गद्दारी के जुमरे में आते हैं। वो कौन कर रहा था कि किसी पीएम की गुफ्तगू ही महफूज नहीं है कि वो किसी से बात कर रहे हैं। बाकी साइफर का मामला उठाना था तो इनके पास 1.5 साल थे। 1.5 साल में जिस वक्त वो कह रहे थे कि सारे ये काम कर ले, उस वक्त तो किया। अब इनको सोते सोते कहाँ से वो आजम खान मिल गया कि जो 3 महीने बाद गायब, और उसके बाद अब वो 9 महीने के बाद आके वो बता रहे हैं कि वो साइफर तो ऐसे था और यूं था और वो था। भाई मुल्क कौम की सालमियत की बात थी तो उस वक्त सीना ठोक के खड़े होते ना कि मैं आपके किसी काम में साथ नहीं दूंगा, ये मेरे मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। ये थोड़ी है कि 3 महीने आप अपने आप को जगाते रहे कि जागो और फिर ये मुल्क के लिए मैं ये वो करूं। तो ये भी इनका बयानिया बस ऐसे थुस्सी हो गया। अच्छा सायरा ये कि इन चीजों से जी अच्छा मैडम, गुज़श्ता रात जीडीए की क़यादत की और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2018 में भी सीट एडजस्टमेंट हुई थी और पीर साहब के मतलब जैसे मुरीदैन ज़ाहिर है पूरे सिंध में, तो जहाँ पर वहाँ पर ज़ाहिर की सियासी मुलाकातें होती हैं, तो वो फिर एडजस्टमेंट इस तरह की जहाँ पर उनके हैं वहाँ पर वो कुछ कर लेते हैं, या ज़ाहिर मुरीदैन जहाँ पर पीर साहब से ज़्यादा होंगे और उनको वोट चाहिए। तो मौलाना साहब से 2018 में भी ये एडजस्टमेंट हुई थी, तो वो उसी सिलसिले में या जिस ने उसको वो करने के उसमें वो आई थी। क्योंकि हम तो अभी एक बात आपके प्रोग्राम में क्लियर कर दूं कि पीटीआई के लिए भी ना, पीटीआई के खिलाफ हम लोग लड़कर जीते थे और पीटीआई ने तो आखिरी हफ्ते अपने सारे कैंडिडेट मैदान में उतार दिए थे। और जो अभी जिस तरह पीपल्स पार्टी की भी वो हमारा क्या कहते हैं वाज बख्श महर साहब, ये काफी सारे लोग चले गए, तो ये उससे पहले 1.5-2 साल पहले ये काम पीटीआई वालों ने पकड़ा हुआ था। तो वो सरदार रहीम हो गए या इधर सिंध मटियारी की तरफ से हो गए या उधर हो गए, लेकिन हम भी उनके खिलाफ लड़े ही थे। लेकिन मौलाना साहब के साथ 2018 में भी और उससे पहले भी सीट एडजस्टमेंट होती रही है, तो इसमें मतलब इतनी कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। ठीक है, चीमा साहब ये बताएगा कि आपको, आपकी जमात को या इत्तेहादी जमातों को ये जिस तरह से जेडी और JUIF के दरमियान इत्तेहाद होने जा रहा है, इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है जी। हाँ, ये एक पॉलिटिकल प्रोसीजर है जमातों की। मैंने आगे भी इससे पहले वाले आपके किसी सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि हर इलाके का एक अपना सियासी डायनामिक्स है, उसके मुताबिक ये लोकल इलेक्शंस में या जनरल इलेक्शंस में अरेंजमेंट्स होती रहती हैं। अगर इन दोनों को लगे कि एक दूसरे के ज़्यादा मुआफ़िक चल सकती हैं और बामी उसके साथ इनका सियासी कद या नंबर बढ़ सकता है, तो ज़रूर यकीनन इनका जमहूरी बुनियादी जमहूरी हक है। चीमा साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों का ख्याल नहीं आया। ये किसको टारगेट करने की कोशिश की गई है? ये ओवरऑल है जी, ओवरऑल है। ओवरऑल है, मतलब इसमें किसी को क्या टारगेट करना है। अब इस्लामाबाद में और टीचावक्सनी में तो फर्क होगा ना, ठीक है। वो जिस दिन वो फर्क तभी मिट सकता है जब एक अवामी जमात और आपका जमहूरी निज़ाम तसलसल के साथ चलता रहेगा, तो ये फर्क, ये फासला कम होता जाएगा। अगर बीच में तसलसल टूट जाएगा तो ये फासला फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फासले मिटाने हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इंशाअल्लाह। सायरा साहब, लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगी, काफ़ी जिक्र भी होता रहा लेकिन अब तो कोई रुकावट हायल नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए नवाज शरीफ साहब की वापसी भी। आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अदलिया है या कोई और आप देख रहे हैं? पता नहीं क्या रुकावट है। वही बात है कि हुकूमत भी अपनी है जो कि मानने को भी तैयार नहीं है, और अक्सर हमारे PDM के इत्तेहाद है टीवी को बैठ के बहुत फखरिया अंदाज में किसी तारीख का जिक्र करते हैं जिसको जस्टिस फायद ईसा साहब ने आना है। अब मुझे पता, देखिए अब उनको भी मुतनाज़ा बना दिया। बंदा सोचे कि उन्होंने आके क्या करना है,
कौन सा फायदा इनको मिलेगा? तो मेरे ख्याल में फिर बस यही होगा, हालात मुवाफिक हो, तराजू के बराबर हो। अब तो तराजू का एक पलड़ा बिल्कुल ही झुक गया है। और जैसे कि अभी इससे पहले आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी नहीं नून चाहती है कि एक पार्टी को बिल्कुल ही कुचल के नामो निशान मिटा दिया जाए। नून तो दिल में पीपल्स पार्टी की रहना चाहती है, वो समझती है बिल्कुल मैदान खाली हो, बादशाही निजाम हो, बादशाह साहब ताज पहन कर बैठ जाए और पूरा मुल्क इनके हाथ में हो और हम गुलाम है ना जैसे इनकी बात मान लेंगे। तो बहुत बस ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा GDS साहिब हमारे साथ मौजूद थी, उनके अलावा शहजाद सईद चीमा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।